वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरीज। इंट्रोडक्शन। एक व्यक्ति अधिकतम 5 शीर्षकों के अंतर्गत आय प्राप्त कर सकता है। आय के ये शीर्षक है: वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशों के लाभ से आय, पूंजी लाभ से आय और अन्य साधनों से आय। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। वेतन से आय शीर्षक में कर्मचारियों के प्रकार। पहला, वो कर्मचारी जो कर योग्य आय की गणना करते समय किसी सेवा या नौकरी में कार्यरत है, अर्थात वो सेवा से रिटायर नहीं हुए हैं। दूसरे, वो कर्मचारी जिन्होंने नौकरी से या तो अवकाश ग्रहण कर लिया है या उन्होंने किसी कारणवशतः नौकरी छोड़ दी है या किसी कारणवश उनकी सेवा से छटनी कर दी गई है। कर योग्य वेतन की गणना। बेसिक सैलरी, ग्रेड पे, बोनस, कमीशन, फीस, एरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, सिटी कॉम्पोजिटर अलाउंस, इंटरिम रिलीफ, कमीशन ऑन सेल, मेडिकल अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एजुकेशनल अलाउंस, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ प्रीक्विसेट, पेंशन रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी। वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नियोक्ता एक व्यक्ति के अतिरिक्त एक फर्म, कंपनी या अन्य कोई भी संस्था हो सकती है। आयकर की दृष्टि से एक मजदूर को प्राप्त होने वाली मजदूरी तथा एक क्लर्क या प्रबंधक को प्राप्त होने वाली वेतन में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों को ही कर योग्य आय की गणना में शामिल किया जाता है। नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध के अभाव में प्राप्त आय वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। इसी कारण से एक साझेदार द्वारा फर्म के प्राप्त वेतन, संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों का वेतन, एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक को वेतन से आय नहीं माना जाता है, क्योंकि इन दशाओं में आय देने वाले और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध ही नहीं होता है। विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन तथा पेंशन वेतन शीर्षक में कर योग्य होती है। एक गत वर्ष में कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त हो सकता है। समस्त नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। कर मुक्त वेतन का अभिप्राय है कि कर्मचारी के वेतन पर आयकर का भुगतान नियोक्ता करेगा, कर्मचारी नहीं। ये आयकर कर्मचारी के वेतन में शामिल किया जाएगा। वेतन का उपार्जन सेवाएं प्रदान करने वाले स्थान पर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कर्मचारी भारत में सेवाएं प्रदान करने के बाद अवकाश ग्रहण करके विदेश में रहने लगता है तथा उसे पेंशन विदेश में ही भेजी जाती है, इसके उपार्जन भारत में ही माना जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिक को विदेश में की गई सेवा के लिए दिया गया वेतन भारत में उपार्जित माना जाता है, यद्यपि सेवाएं विदेश में प्रदान की गई है। कर्मचारी द्वारा एक बार वेतन अर्जित कर लिए जाने पर वो कर योग्य हो जाता है, भले ही कर्मचारी द्वारा इसे नियोक्ता को ही त्याग दिया जाए। कर्मचारी द्वारा त्याग गया वेतन वेतन का प्रयोग माना जाएगा और ये कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। यदि कर्मचारी का नियोक्ता से वेतन न लेने या आंशिक वेतन लेने का अनुबंध हो गया है तो ना लिया गया वेतन कर योग्य आय में शामिल नहीं किया जाएगा। कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त एक मुश्त पेंशन, ग्रेच्युइटी, अर्जित अवकाश का नकदीकरण आदि का कर योग्य भाग वेतन से आय में शामिल किया जाएगा। जिस महीने का वेतन वो उसके अगले महीने की पहली तारीख को देय माना जाएगा, अर्थात प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च महीने के वेतन से चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी महीने तक का वेतन उस वित्तीय वर्ष की आय में माना जाएगा। जिस महीने का वेतन हो वो उसी महीने की अंतिम तारीख को देय माना जाएगा, अर्थात
प्रत्येक वर्ष चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने के वेतन से चालू वित्तीय वर्ष के मार्च महीने तक का वेतन उस वित्तीय वर्ष की आय मानी जाएगी। एक मृतक कर्मचारी की विधवा अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी को प्राप्त पेंशन वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। इसे अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल करेंगे। न्यायालय द्वारा रुके गए वेतन को भी वेतन से आय निकालने समय शामिल करेंगे, क्योंकि वेतन देय हो चुका है। यदि कोई कर्मचारी किसी गत वर्ष में अपने नियोक्ता से आवश्यकता पड़ने पर आगामी महीनों का कुछ वेतन अग्रिम प्राप्त कर लेता है, तो इसे वेतन शीर्षक की चालू वित्तीय वर्ष की आय माना जाएगा। ये अग्रिम वेतन अगले वित्तीय वर्ष में जब वो प्राप्त होगा, कर योग्य आय में शामिल नहीं किया जाएगा। कर्मचारी को बकाया वेतन प्राप्त आधार पर कर योग्य होता है, ड्यू बेसिक पर नहीं। यदि किसी कर्मचारी को पिछले किसी वर्ष का कोई वेतन या भत्ता वर्तमान या पूर्व नियोक्ता से प्राप्त होता है, तो ये चालू वित्तीय वर्ष में वेतन की आय में शामिल किया जाएगा। इस बकाया वेतन पर पिछले वर्षों में कोई भी कर नहीं लगाया गया हो। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।